नमस्ते। मैं विकास दीप पांडे परफेक्ट एकेडमी की रंग में पूरी तरह से रंगा। नमस्ते, मैं विकास दीप पांडे परफेक्ट एकेडमी की रंग में पूरी तरह से रंगा। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन कर रहा हूँ। थोड़ी सी आवाज़ आपको अजीब लग रही होगी क्योंकि थोड़ी सी तबीयत खराब है। अच्छा, बात कितनी अच्छी है ना, थोड़ी सी आवाज़ आपको अजीब लग रही होगी क्योंकि थोड़ी सी तबीयत खराब है। हाँ, थोड़ा सा वायरल वायरल चल रहा है, हो गया है। आवाज़ भारी भारी लग रही है लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। एक चीज़ और, आपके कुछ कोई भी अगर सुझाव हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको और क्या चीज़ें चाहिए। वैसे में भी पॉसिबिलिटी ये चल रही है, आप लोग इस बारे में कमेंट कीजिएगा कि क्या हमें लाइव आना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग की डिमांड है लाइव आओ, कुछ लोग की डिमांड है रिकॉर्डेड आओ। और एक चीज़ और, मंडे से हो सकता है, पूरी तरह कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि आपको एक पॉलिटी की भी सीरीज़ दी जाएगी। मतलब आपको, मतलब पॉलिटी की जो ये सीरीज़ होगी, मैं आपको बता दूं, पॉलिटी की सबसे बेस्ट बुक है एम लक्ष्मीकांत। आप सबको एकदम बहुत अच्छे से पता होगा, ये पॉलिटी की सबसे अच्छी बुक एम लक्ष्मीकांत को मानी जाती है। और एम लक्ष्मीकांत को पॉलिटी का बाइबल बोला जाता है। एम लक्ष्मीकांत को पॉलिटी का बाइबल बोला जाता है। तो ये जो पॉलिटी की जो किताब है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मंडे से हम लोग पूरी की पूरी क्लास नहीं चलाएंगे, एक एक टॉपिक को कैप्सूल फॉर्म में उठाएंगे, एक एक टॉपिक को मैं आपको समझाते जाऊंगा। और पूरी की पूरी ये जो टॉपिक आपका कवर होगा, पूरा का पूरा एम लक्ष्मीकांत का कवर होगा। यानी कहने का ये मतलब है कि एम लक्ष्मीकांत को पूरी तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। पूरा का पूरा एम लक्ष्मीकांत की आपको एक सीरीज मिल जाएगी और आप रोज 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की मैक्सिमम वीडियो होगी। आप पर डे इस वीडियो को देख करके अपने एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। चलो, तो ये तो मंडे से है, अभी वादा नहीं है, हो सकता है कि मंडे से ट्यूसडे भी हो जाए क्योंकि अभी इस पे वर्क हो रहा है। लेकिन हाँ, मंडे से ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे से वेडनेसडे नहीं हो सकता है, इस बात का वादा है। क्लियर है ना। चलो पहले डेटा पे आते हैं। पहला डेटा ये क्या है, पहला डेटा हमारा ये कह रहा है, मैं थोड़ा सा ये कह रहा है कि चिनाब ब्रिज, अच्छा नहीं, चिनाब ब्रिज नहीं हमारा पहला डेटा है। हमारा पहला डेटा ये, ध्यान से सुनना, 450 मेगावाट की सेतु। बस दो चीजें जानो। पहली बात तो ये जानो, हमारे एक ये जो प्रश्न ये आ सकता है कि सेती नदी जल विद्युत परियोजना पहली बात किस देश की है। तो भैया सेती नदी जल विद्युत परियोजना ये है नेपाल की। और नेपाल की कैपिटल तुम्हें पता है काठमांडू। और नेपाल एक हमारा क्या है, नेपाल हमारा एक पड़ोसी देश है। एक चीज और, मैं एक वीडियो में भी पॉसिबिलिटी कल ही मैं बनाऊंगा कि थोड़ा सा मैं आपको भारत के मैप में जो भी इसके मतलब जो सहयोगी राष्ट्र हैं वो किन किन राज्यों से सटे हैं, ये मैं पूरा का पूरा मैप के थ्रू आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि नेपाल के नीचे कौन है, अगल बगल कौन से राज्य हैं। तो ये सारी की सारी चीजें मैं कवर करूंगा। तो सबसे पहला प्रश्न आ सकता है कि सेती नदी जल विद्युत परियोजना किस देश की है। तो सेती नदी जल विद्युत परियोजना नेपाल की है। और नेपाल की कैपिटल तुम्हें पता है काठमांडू है। क्लियर है ना। दूसरी चीज, इस जो जल विद्युत परियोजना है, या जिसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर इन्होंने लिख दिया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इसको बोला जाएगा कायदे से, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। क्लियर है सारी की सारी चीजें। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में, इस जल विद्युत परियोजना में या नेपाल को हमारी एक संस्था है वो सहयोग कर रही है। उस संस्था का नाम है एनएचपीसी। क्या नाम है, एनएचपीसी। अब एनएचपीसी के बारे में आपको पता होगा कि एनएचपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। क्या है, एनएचपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। और एनएचपीसी एक आपको पता है महारत्न कंपनी है। कौन सी कंपनी है, एक ये महारत्न कंपनी है। और एनएचपीसी की स्थापना 1975 में हुई है, 1975 में। और टोटल महारत्न कंपनियों की अभी संख्या कितनी है, 12। सारा का सारा डेटा जानना। सेती नदी जल विद्युत परियोजना नेपाल की है, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, बात खत्म। सेती नदी जल विद्युत परियोजना में हमारी एक संस्था एनएचपीसी सहयोग कर रहा है। और एनएचपीसी एक महारत्न कंपनी है। और एनएचपीसी की स्थापना 1975 में हुई है। और टोटल महारत्न कंपनियों की संख्या अभी कितनी है, 12। टोटल महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, 12। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। अच्छा, महारत्न कंपनी होते कौन है। महारत्न कंपनी उन कंपनियों को कहा जाता है
जिनके 3 साल का टर्नओवर 25,000 करोड़ हो और 3 साल का नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ हो। 3 साल का जो उनका टर्नओवर है वो कितना हो, 25,000 करोड़ हो, और 3 साल का जो उनका नेट प्रॉफिट, ध्यान से सुनना, 3 साल का जो उनका नेट प्रॉफिट, मैं लिख दे रहा हूं, नए पेज ले लो क्योंकि बार बार ये पेज, जो उनका 25,000 करोड़ उनका क्या हो, टर्नओवर हो, लिख दे रहा हूं 3 साल का, और 5,000 करोड़ उनका क्या हो, नेट प्रॉफिट हो। ऐसी कंपनी को हम लोग बोलते हैं क्या, महारत्न कंपनी। और एनएचपीसी तुम्हें पता है एक पीएसयू भी है, और पीएसयू का फुल फॉर्म होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट, यानी इस कंपनी में सबसे अधिक पैसा पब्लिक का लगा है, सरकार का लगा है। यानी एनएचपीसी एक हमारी सरकारी कंपनी भी है, एनएचपीसी एक महारत्न कंपनी भी है। टोटल महारत्न कंपनियों की संख्या तुम्हें पता है 12 है। महारत्न कंपनी बनने के लिए एक शर्त ये करोड़ उसका नेट प्रॉफिट हो, ऐसी कंपनी को क्या हम लोग बोलते हैं, महारत्न कंपनी। टोटल अभी महारत्न कंपनियों की संख्या मैंने आपको बता दिया 12। क्लियर है सारी की सारी चीजें। अब अपनी न्यूज पे एक बार फिर से आ जाते हैं। अगर आप सेती नदी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे तो आप थोड़ा सा हम लोग सेती नदी के भी बारे में जान लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सेती करनाली एक रिवर है, करनाली, सेती करनाली रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और करनाली तुम्हें पता है किसकी ट्रिब्यूटरी है, मैं इधर लिख दे रहा हूं, सेती सहयोगी नदी है किसकी, करनाली रिवर की। और करनाली रिवर आपको पता होना चाहिए सहयोगी है गंगा की। क्लियर है सारी की सारी चीजें। यानी गंगा में मिलता है करनाली और सेती मिलती है करनाली में। क्लियर है सारी की सारी चीजें। सेती नदी हालांकि बह रही है नेपाल में ही, लेकिन सेती नदी जाकर के आगे मिल जा रही है करनाली में, और करनाली आगे मिल जाती है गंगा में। ये थोड़ा सा डेटा आपको पता होना चाहिए। अच्छा एक चीज और, एक वर्ड आया हाइड्रो इलेक्ट्रिक। आखिर ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक होता ही क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक का मतलब ही क्या हुआ। होता क्या है कि अगर आप, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप एक बांध बना करके खूब अधिक अगर आप पानी इस तरह से अगर मान लीजिए रोक लीजिए, क्लियर है ना, बांध बना के खूब अधिक पानी रोक लीजिए, और हो क्या कि ये समझ लो बांध की दीवार है। अगर आप बांध ऐसे छोड़ेंगे और मान लो यहाँ पे एक क्या कहते हैं, एक मतलब फॉल टाइप का है कि पानी यहां से नीचे गिरने वाला है। अगर आप इस दीवार को यहां से हटाएंगे तो जाहिर सी बात है पानी बहुत फोर्सली नीचे गिरेगा, और पानी के अंदर जाहिर सी बात है एक गतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो ये जो पानी जब नीचे गिरेगा ना, इसको टरबाइनों, पूरा का पूरा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, इस पानी को टरबाइन पे गिराया जाता है। टरबाइन नाचती हैं, और उस टरबाइन जब नाचती हैं उसको जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिक या बिजली बना ली जाती है, और उसी बिजली को हम लोग बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक। यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक का मतलब ये हुआ कि पानी को रोक करके ऊंचे ऊंचे बांधों से जब पानी को गिराया जाता है और उससे उत्पन्न होने वाली बिजली को ही हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक बिजली कहते हैं। बहुत आसान भाषा में जानो। क्लियर है सारी की सारी चीजें। तो सेती बता दिया, नेपाल के बारे में तुम्हें पता है, काठमांडू हमारा, और कल मैं ये सारे के सारे सहयोगी राष्ट्र हैं जितने भी आपका पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, इधर भूटान हो गया, इधर म्यांमार हो गया, नीचे श्रीलंका हो गया, इन सब के बारे में विथ लोकेशन सारा का सारा स्टेट वाइज समझा दूंगा कि कौन से स्टेट से क्या समझा है, तब आपके दिमाग में ये सारी की सारी चीजें फीड हो जाएंगी। क्लियर है सारा का सारा डेटा। चलो अब अपने नेक्स्ट डेटा पे हम लोग चलते हैं। हाँ नेक्स्ट डेटा हमारा क्या है, इधर देख लेते हैं। हाँ स्वामी फंड, भारत में किफायती आवास एक महत्वपूर्ण मुद्दा। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, जैसे प्रश्न आ सकता है कि स्वामी फंड का संबंध किससे, ये सब सारी की सारी चीजें मत पढ़ा करो, जो मैं जैसे कहूं वैसे देखो। स्वामी फंड होता क्या है भैया, स्वामी फंड एक प्रकार का, मेरी बात ध्यान से सुनना, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू की गई 2019 से एक पहल है, एक इनिशिएटिव है, और इस स्वामी फंड के तहत उन बिल्डरों को फाइनेंस किया जाता है जो बिल्डर अभी थोड़ा दिक्कत में चल रहे हैं, मतलब जिनके पास पैसा नहीं है और उनको अपना प्रोजेक्ट डिलीवर करना है। यानी जो लोग घर बना रहे हैं और लेकिन उनके पास पैसों की दिक्कत आ गई है, तो इस फंड के द्वारा उन बिल्डरों को पैसा दिया जाता है कि भैया वो जल्दी से जल्दी घर बना दें, क्योंकि घर वो बना तो रहे कस्टमर के लिए यानी जनता के लिए, और जनता को जल्दी से जल्दी घर मिल जाएगा। तो उनको जो पैसा दिया जा रहा है बिल्डरों को, वो दिया जा रहा है स्वामी फंड से, और कुछ भी नहीं जानेंगे, और कुछ भी इसमें नहीं जानना। लिखा क्या है वो देख लो,
भारत में किफायती मतलब सस्ता आवास एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है, जिसमें ई परियोजना अधूरी और रुकी हुई है। यहीं पर स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड काम आता है। यह एक सामाजिक प्रभाव का कोष है जिसे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा, ये 2019, ये मैंने डेटा आपको बता ही दिया है। क्लियर है ना? तो ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, जो कहूं जैसे कहूं वैसे ही देखो। क्लियर है ना? 2019 में ये फंड बना है और कुछ भी आपको इसके बारे में नहीं जानना है। एक चीज जानना है, एक फंड के बारे में जानना है, वो फंड है भारत की संचित निधि। क्या है? भारत की संचित निधि। आपको पता है भारत की संचित निधि जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आज भारत की संचित निधि के बारे में बताऊंगा। एक्चुअली भारत में 3 प्रकार के फंड हैं जिसका जिक्र संविधान की पुस्तक में है। संचित निधि जिसको बोला जाता है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सेकंड है आकस्मिक निधि जिसको बोला जाता है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, और तीसरा है पब्लिक फंड यानी पब्लिक का पैसा। तो आज मैं भारत की संचित निधि आपको बता रहा हूं। भारत की संचित निधि का जो जिक्र है वो आर्टिकल 266 क्लॉज 1 में है। पहला डेटा ये आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रहा हूं। आर्टिकल 266 क्लॉज 1 में किसका जिक्र है? संचित निधि का। और अगर आर्टिकल ये है तो पार्ट क्या होगा? पार्ट है उसका 12। क्लियर है सारी की सारी चीजें? पार्ट 12 के आर्टिकल 266 क्लॉज 1 में किसका जिक्र पाया जा रहा है? भारत की संचित निधि का। पहला डेटा सुनो, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही भारत के सभी प्रकार के खर्चे को किया जाता है। आप सरकारी नौकरी पाओगे तो आपको जो सैलरी दी जाती है वो भारत की संचित निधि से दी जाएगी। राष्ट्रपति को जो सैलरी दी जाती है भारत की संचित निधि से दी जाती है। मतलब सभी प्रकार का खर्चा भारत की संचित निधि से ही किया जाता है। और इसीलिए संचित निधि से पैसा निकालने के लिए एक लोगों की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है और उसका नाम है संसद। बिना संसद के अप्रूवल के भारत की संचित निधि से पैसा नहीं निकाला जा सकता। क्लियर है ना सारी की सारी चीजें? बहुत आसान भाषा में समझो। एक जिक्र मैंने आपको किया संचित निधि, संचित निधि को इंग्लिश में कहेंगे कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात पार्ट 12 के आर्टिकल 266 क्लॉज 1 में की गई है। और संचित निधि से पैसा निकालने के लिए संसद के मंजूरी की आवश्यकता हमें क्या होती है? पड़ती है। क्लियर है सारी की सारी चीजें? नेक्स्ट डेटा पे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट डेटा क्या है? कोबरा वॉरियर युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। मेरी बात सुनो, इतना इसमें दिमाग नहीं लगाना है। एक्चुअली कोबरा जो वॉरियर ये युद्ध है, सुन लो मेरी बात, जैसे कहूंगा वैसे ही समझो। एग्जाम में प्रश्न ये आ सकता है कि कोबरा वॉरियर युद्ध में एक्चुअली बहुत देशों ने पार्टिसिपेट किया। 6 देश, देखो साफ साफ लिखा भी है। 6 देश में कौन कौन से हैं ये भी देख लो। यहाँ पे लिखा होगा यूनाइटेड किंगडम, फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, अमेरिका और सिंगापुर। एक और हो गया। एक्चुअली ये यूके में हुआ है क्या? पूरी की पूरी कहानी समझ लो, बकवास है, जैसे मैं कहूं वैसे जानो। कोबरा एक मतलब क्या कहते हैं, ये जो वॉरियर युद्ध हुआ है ये हुआ कहाँ है? ये इंपॉर्टेंट है। ये भैया हो रहा है इस बार 2023 वाला यूके में। और यूके का फुल फॉर्म तुम्हें पता है, यूनाइटेड किंगडम। पहला, इस कोबरा में हमारा एक मतलब हवाई जहाज कह सकते हैं या फाइटर प्लेन कह सकते हैं, फाइटर प्लेन कहें तो ज्यादा बेहतर है, वो मिराज, क्या नाम है? मिराज 2000 ने पार्टिसिपेट किया है। हमारे एक फाइटर प्लेन का नाम क्या है? मिराज 2000। मिराज 2000 ने कोबरा वॉरियर में इंडिया की तरफ से, हालांकि आप कहोगे कि सर 6 देश है तो इसमें इंडिया तो है नहीं, इंडिया को भी बुलाया गया था, इंडिया के भी एयरफोर्स को बुलाया गया था। और ये मेनली ये 6 देश करते हैं, लेकिन इस बार इंडिया को भी इन्वाइट किया गया था। और इंडिया की तरफ से इस कोबरा वॉरियर युद्ध में मिराज 2000 फाइटर प्लेन ने क्या किया? पार्टिसिपेट किया। तो मिराज हमारा एक फाइटर प्लेन का नाम है। क्लियर है सारी की सारी चीजें? अभी एक प्रश्न ये आ सकता है कि मिराज आखिर हमें किस देश ने दिया है? क्लियर है ना? जैसे अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका ने दिया है, ऐसे मिराज किसने दिया है? तो मिराज हमको दिया है भैया फ्रेंच ने। किसने दिया है? फ्रेंच की मदद से हमने क्या बनाया है? मिराज। जैसे एमआई सीरीज का कोई भी हेलीकॉप्टर होगा वो दिया है अमेरिका ने। क्लियर है सारी की सारी चीजें? तो सारी की सारी चीजों को समझना। तो यूके में ये हो रहा है कोबरा वॉरियर युद्ध। हमारा एक ठो क्या कहते हैं फाइटर प्लेन पार्टिसिपेट किया, उसका नाम है मिराज 2000। और मिराज 2000 को किसने दिया है? हमें फ्रेंच ने दिया है। और इसमें कुछ भी डेटा आपको नहीं है जानना। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट भैया क्या लिखा है जरा चेक करो। नेक्स्ट है सागर मंथन। आपको पता है कि सागर मंथन हुआ था। सागर का पूरा एक पर्वत रख करके, आप रामायण देखे होंगे तो शेषनाग को ऐसे ऐसे करके मथा जाता था, जैसे दही नहीं मथी जाती है लास्ट में मलाई निकलती है, ऐसे सागर का मंथन हुआ, बहुत चीजें निकली, विष निकला, भोलेनाथ पी गए, भोलेनाथ का गला नीला पड़ गया, इसलिए उनको नीलकंठ कहते हैं। ये सब सारी की सारी कहानी हिंदू धर्म की है, आपको एकदम अच्छे से पता है, हमारी मान्यताएं हैं। सागर मंथन है क्या? मेरी बात ध्यान से सुनना।
सागर मंथन एक प्रकार का सरकार की तरफ से एक डैशबोर्ड बनाया गया है। क्या बनाया गया है? एक डैशबोर्ड बनाया गया है। सबसे पहली चीज जानो कि भैया सरकार की तरफ से एक सागर मंथन का डैशबोर्ड बनाया गया है। ये देखो डैशबोर्ड लिखा है, डैशबोर्ड बनाया गया है। और ये जो सागर मंथन डैशबोर्ड बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ ये है, रियल टाइम प्रदर्शन या निगरानी कह सकते हैं। सरकार के बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो बंदरगाहों के आसपास काम कर रहे हैं, तो क्या वो टाइम पे डिलीवर हो रहे हैं, और उस टाइम पे डिलीवरी हो रही है या नहीं हो रही है, इसी को चेक करने के लिए सरकार ने एक सागर मंथन का डैशबोर्ड बनाया है। और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वो रियल टाइम निगरानी, मतलब रियल टाइम में सारा का सारा काम हो रहा है कि नहीं, इसी चीज को चेक करे। क्लियर है सारी की सारी चीजें। और इसमें जिस मंत्रालय ने सहयोग किया या जिस मंत्रालय की तरफ से ये सागर मंथन चलाया जा रहा है उसका नाम है बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय। क्लियर है सारी की सारी चीजें। ये डेटा देख लेना और इसमें कुछ भी नहीं इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ, मिशन अरिकोमन। भैया मिशन अरिकोमन अब सुन लो, मेरे हिसाब से पढ़ो। एक जिला है इडुक्की, और इडुक्की तुम्हें पता है पड़ेगा कहां पे? केरल में। केरल में क्या था कि ये न्यूज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जान लो इडुक्की इंपॉर्टेंट है, जान लो इडुक्की पड़ेगा केरल में। केरल में एक हाथी ने बड़ा उद्पात मचाया था, और उसी हाथी को पकड़ने के लिए मिशन अरिकोमन चलाया गया है। और हालांकि अभी हम लोग एलिफेंट प्रोजेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि एलिफेंट प्रोजेक्ट है इसमें, आज की स्लाइड में है। तो इडुक्की पड़ेगा केरल में। केरल में एक हाथी को पकड़ने के लिए एक मिशन अरिकोमन चलाया गया। बस यही है और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, ये सारी की सारा जो डेटा है आपको मार्च का बताया जा रहा है, आपके थंबनेल पे लिखा भी होगा। क्लियर है ना? हाँ भैया, आपको पता है एक हमारी संस्था है अंकटाड, जैसे मैं कहूं वैसे ही जानो, अंकटाड। क्लियर है सारी की सारी चीजें। अंकटाड जो हमारी संस्था है उसका फुल फॉर्म पहले जानो। यूनाइटेड नेशन, सी से कॉन्फ्रेंस, टी और एडी, टी से क्या होगा? ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्लियर है ना? यूनाइटेड नेशन, सी से कॉन्फ्रेंस, टी से होगा ट्रेड, ए से होगा एंड, और डी से होगा डेवलपमेंट। क्लियर है ना? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अंकटाड का जो हेडक्वार्टर है HQ, मैं आगे लिख भी दे रहा हूं, अंकटाड का हेडक्वार्टर भैया है आपका जेनेवा में। कहां पे है? जेनेवा में। और जेनेवा तुम्हें पता है किस देश में है? स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न। ये तुम्हें बहुत अच्छे से याद है। क्लियर है सारी की सारी चीजें। अंकटाड का हेडक्वार्टर जेनेवा में। अंकटाड का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्लियर है सारी की सारी चीजें। अंकटाड ने एक टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में क्या है ये जानो। अंकटाड ये कह रहा है कि ये जो हम लोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहते हैं, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इलेक्ट्रिक वाहन, ये सब जो हम सारी की सारी चीजों को हम लोग यूज कर रहे हैं ना, इससे इकोनॉमी में एक बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। वो है कि हमारे यहाँ पे वेल्थ गैप आने वाला है। वेल्थ गैप आने का मतलब ये है कि अमीर और अमीर होता जाएगा और गरीब गरीब होता जाएगा। यानी अंकटाड पहले ही इस रिपोर्ट के जरिए ये हमें बताना चाहता है कि अभी इकोनॉमिक डिसबैलेंस वैसे ही बहुत ज्यादा है। इकोनॉमिक डिसबैलेंस कहने का मतलब क्या है? इकोनॉमिक डिसबैलेंस कहने का ये मतलब है, आप देखोगे जितना, अब जैसे अंबानी अगर मान लो 5,000 करोड़ रुपया कमा रहे हैं प्रॉफिट, तो तुम उनके यहाँ पे नौकरी कर रहे हो, तुम्हारी तो सैलरी 50,000 है। तुम ही उसी जगह पे तुम 10 घंटा 20 घंटा 10-20 घंटा कहाँ कोई नौकरी करता है, मैं भी कुछ भी बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो। मान लो तुम 8 से 10 घंटा नौकरी की और तुम पा रहे हो 50,000, और अंबानी कितना पा रहे हैं? अंबानी पा रहे हैं पूरे के पूरे साल में 5,000 करोड़ का प्रॉफिट पा रहे हैं, और तुम पूरी की पूरी सैलरी जोड़ लो 50,000 के हिसाब से, साल का तुम्हारा निकला 6 लाख रुपया। तो है क्या कि तुम देखोगे गैप कि अंबानी का प्रॉफिट अलग है, तुम्हारा इनकम अलग है, तो तुम कहोगे सर वो तो बिजनेस भी कर रहे हैं। सही बात है, वो बिजनेस कर रहे हैं तो यानी उनके पास और पैसा हो गया, वो और बिजनेस करते जाएंगे, वो और बढ़ते जाएंगे, और हम लोग नौकरी ही करते जाएंगे। मोदी जी जो ये कहते हैं ना, समझने की कोशिश करना, मोदी जी जो ये कहते हैं कि लोगों को नौकरी सिर्फ मीडियम सेक्टर कहने का मतलब ये है कि लोगों को नौकरी सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी सेक्टर या द्वितीयक क्षेत्र से ही दी जा सकती है। इसका मतलब मोदी जी ये कहना चाहते हैं कि हमें करना ये चाहिए कि हमें नौकरी नहीं करना चाहिए, हमें नौकरी देना चाहिए। और नौकरी देने का मतलब ये है कि आप स्टार्टअप कीजिए, आप बिजनेस कीजिए। जैसे आप जाएंगे नौकरी करेंगे तो सिंपल सी बात है, आप नौकरी करें, लेकिन अगर आप कोई स्टार्टअप करेंगे तब तो आप 2-4-5 लोगों को नौकरी देंगे, और 2-4-5 लोगों को नौकरी देंगे तो लोगों की क्या भैया, सिंपल सी बात है,
लोगों की बेरोजगारी कम होगी और देश की भी बेरोजगारी कम होगी। क्लियर है सारी की सारी चीजें। लेकिन अब उस पे नहीं जाएंगे, क्या है पूरा का पूरा मैटर ये है कि एग्जाम में प्रश्न ये आ सकता है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट देता कौन है? तो अंकटाड देता है। अंकटाड का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। अंकटाड का फुल फॉर्म भी बता दिया। और फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया, अंकटाड ने इस रिपोर्ट में ये बताया, ये बकवास है चीजें, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप जान जाइए कि अंकटाड ये बता रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और ये थिंग्स वाली जो चीजें हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सब का यूज करने से लोगों में बहुत इकोनॉमिकल गैप आने वाला है। होगा, जब आएगा तब देखा जाएगा, हालांकि आ चुका है, देखा नहीं जाएगा। ये तो मैंने आपको बता दिया, सेती वेती सारी की सारी चीजें। क्लियर है सारी की सारी चीजें। नेक्स्ट आओ फटाफट। हाँ, ये सारी की सारी चीजें महारत्न, क्योंकि शुरुआत भी यहीं से हुई थी। पॉलिटी ये भी मैंने आपको बताया। चिनाब ब्रिज, तुम्हें पता है जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा, मतलब विश्व का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज, सबसे ऊंचाई पर, विश्व का सबसे ऊंचाई पर जो रेलवे ब्रिज तैयार किया जा रहा है वो है चिनाब ब्रिज। और चिनाब ब्रिज लगभग बन के तैयार हो चुका है। आप एक बार जरा गूगल करके चिनाब ब्रिज की फोटो देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और चिनाब ब्रिज इतना मतलब अच्छे तरीके से बनाया गया कि मैं आपको क्या, इतना मजबूत तरीके से, मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि दो पहाड़ों को ऐसे कनेक्ट किया है इस ब्रिज ने। और देख के ही मतलब आपके मतलब रोंगटे एकदम खड़े हो जाएंगे, गूज बम्स आएंगे, और देख के बड़ा अच्छा लगेगा। तो चिनाब ब्रिज, एक डेटा जानिए कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ये रेलवे ब्रिज है, जो भारत के चिनाब ब्रिज। चिनाब ब्रिज के बारे में थोड़ी सी चर्चा थी, न्यूज़पेपर में आया था, तो मैंने आपको बता दिया। क्लियर है सारी की सारी चीजें। तो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित, ये डेटा जानना, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे ब्रिज है, ऊंचाई पर स्थित रेलवे ब्रिज है। और तुम्हें पता है चिनाब किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये तो तुम्हें एकदम बहुत अच्छे से पता होगा कि चिनाब सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी है। सिंधु नदी, चिनाब नदी आगे जाकर के सतलज में मिलेगी, और सतलज जाकर के आगे सिंधु रिवर में मिल जाती है। क्लियर है सारी की सारी चीजें। तो चिनाब किसकी ट्रिब्यूटरी है? सिंधु की। नेक्स्ट आ जाओ, पहला अंतरराष्ट्रीय क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव। एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, मैंने आपको 10 बार पहले भी बताया है कि जब भी डेटा में फर्स्ट आएगा वो डेटा आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्लियर है सारी की सारी चीजें। तो सबसे पहला आया है, पहला अंतरराष्ट्रीय क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव, फर्स्ट इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव जो पहला है वो कहाँ पे आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। और कुछ भी इसके बारे में आपको इंपॉर्टेंट डेटा नहीं जानना है, बस एग्जाम में यही आ सकता है कि फर्स्ट क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव कहाँ पे आयोजन किया गया? वो आपका आयोजन किया गया कहाँ पे? दिल्ली में। और कुछ भी इसके बारे में नहीं आ सकता। नेक्स्ट लिखो, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, बहुत ही ज्यादा जरूरी, आपको पता होना चाहिए। विश्व प्रसन्नता दिवस हम लोग मनाते हैं कब? विश्व प्रसन्नता दिवस हम लोग मनाते हैं 20 मार्च को। कब मनाते हैं? 20 मार्च को, यानी मार्च के महीने में पड़ता है विश्व प्रसन्नता दिवस। और एक डेटा आपको और पता होना चाहिए कि इस बार वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार नंबर 1 पे जो कंट्री थी वो थी आपकी कौन सी? फिनलैंड। कौन थी? फिनलैंड नंबर 1 पे थी। और इंडिया का नंबर था 126, यानी भारत की रैंकिंग क्या थी? 126। मतलब हम कितने खुश हैं आपको रैंकिंग से पता चल गया होगा। फिनलैंड नंबर 1 पे है। और 20 मार्च को हम लोग विश्व प्रसन्नता दिवस को क्या करते हैं? मनाते हैं। फिनलैंड की कैपिटल क्या है? फिनलैंड की कैपिटल तुम्हें पता होगा, हेलेंस्की है। क्या है? हेलेंस्की। और इंडिया की कैपिटल अगर तुम्हें पता नहीं है तो भैया डूब मरो, क्योंकि अब ये तो बेइज्जती की ही बात है। क्लियर है सारी की सारी चीजें। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, अच्छा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट देता कौन है ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट दिया जाता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन, वर्ल्ड हैप्पीनेस। क्लियर है ना? यूनाइटेड नेशन, बस आपको इतना ही याद रखना है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट दी जा रही है। और इस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के तहत हमारी रैंकिंग 126 है। तो तुम समझ सकते हो हम कितने खुश हैं। हम तो जीवन भर उदास रहने वाले लोग हैं, लेकिन खुश रहना चाहिए। कहते हैं, जानता तो हूं नहीं, कहते हैं खुश रहने से खून बढ़ता है। होगा भैया, हमें क्या, सिंपल सी बात है। खुश कहाँ रहेंगे जब तक हमारे जीवन में स्ट्रगल चल रहा है? आप एक बात बताइए, हम लोग खुश रह सकते हैं? ये जीवन नहीं होना चाहिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, चीजें स्टैंड करो और चीजों को बदलो। क्योंकि अगर आप शिकायत करेंगे ना, तब तो आप सब में आ गए। भैया अगर चीजें गलत है तो तुम गलत को क्यों बर्दाश्त ही कर रहे हो? तुम चीजें सही करो, सिंपल सी बात है। और चीजें सही करने के लिए करना क्या है कि अगर आप कुछ टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 8 महीना अगर आप सीरियस हो गए
आपका एग्जाम निकल जाएगा। मैक्स 1 साल मान लो, इससे अधिक औकात नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, बात मानो। 1 साल से ज़्यादा सी ग्रेड की औकात नहीं होती, जिस चीज़ की हम लोग तैयारी कर रहे हैं क्लर्क के लेवल पर। हाँ, यूपीएससी वगैरह कर रहे हो तो 1 साल से थोड़ा ज़्यादा लगेगा, 2 साल तक जा सकते हो। लेकिन जिस लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं ना, अगर आप 1 साल से ज़्यादा दे रहे हो तो आप पढ़े नहीं हो। 1 साल पढ़ोगे एग्जाम निकल जाएगा, बहुत सीरियस होके। और देखो, मेहनत तो दोनों कर रहा है, गधा भी कर रहा है, घोड़ा भी कर रहा है। गधे की मेहनत गधे वाली है, घोड़े की मेहनत तेज वाली है। तो ऐसा है कि गधों की तरह मेहनत नहीं करना है तुम्हें। अगर मैं पेड़ काटने के दूं और एक आरी दे दूं तो तुम लग जाओगे तुरंत आरी से पेड़ काटने में, तो तुम मूर्ख हो। सबसे पहले आरी को खूब शार्प करो। आरी जितनी शार्प होगी उतना तेजी से पेड़ कटेगा। कहने का मतलब है कि पहले अपने इस दिमाग को खूब शार्प कर लो। ये जितना शार्प होगा तेजी से बात समझोगे। और विश्वास मानो, सारा मजा इसके शार्पनेस पे भी है। लोग आपको बोले, चाहे मुंह पे बोले चाहे पीठ पीछे बात कर, भैया बंदा बड़ा तेज है। और ये सुन के ना, ये आपकी बेइज्जती नहीं है, ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। कोई अगर आपके पीठ पीछे या मुंह पे बोल रहा है भैया तगड़ा वाला तेज है, देखो तेज बोल रहा है या बढ़ाई कर रहा है या चढ़ा रहा है, इन दोनों में अंतर समझना। क्लियर है ना? हमारे यहाँ की कहावत है, मैं तुमको एक बात बताऊं। कहते हैं कि अगर गाना समझ में आने लगा तो समझो तुम्हें प्यार हो गया है। अगर तुम्हें गाना, फिल्मी गाने अगर तुम्हें समझ में आने लगे तो समझो तुम्हें प्यार हो गया। अगर तुम्हें शायरी समझ में आने लगी तो समझ लो कि तुम आशिक हो, तुम्हारा दिल टूटा है। और अगर तुम्हें लोगों का व्यंग समझ में आने लगा तो तुम समझ लो कि तुम समझदार हो गए। क्लियर है सारी की सारी चीजें? तो इस बात को बड़ा गंभीरता से लेना। चलो नेक्स्ट, हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में मैंने तुमको बता दिया। क्लियर है सारी की सारी चीजें? नेक्स्ट डेटा क्या है? एक है मारबर्ग वायरस। वायरस ने तो दुनिया तबाह कर दी है भैया। मुझे लग रहा है कि मुझे खुद ही, मतलब भगवान करे ईश्वर करे ना हो, मुझे लग रहा है मुझे खुद ही कोविड है, क्योंकि स्मेल चली गई है, टेस्ट भी कुछ नहीं पता चल रहा है। अब पता नहीं, टेस्ट कराऊंगा, अब देखूंगा क्या है। एक मार्बर्ग वायरस है, तुम्हें पता है मार्बर्ग वायरस ये होता है किससे, ये जानो। ये चमगादड़ से होता है, और चमगादड़ ने और खराब कर दिया है जीवन। ये चमगादड़ से होता है, और एक देश है तंजानिया। तंजानिया में बहुत से लोग वहां पे मृत्यु होगी। और तंजानिया तुम्हें पता है कि अफ्रीकन कंट्री है, और तंजानिया की जो कैपिटल है वो डोडोमा है। तंजानिया की कैपिटल क्या है? डोडोमा। तो है क्या, एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि मारबर्ग वायरस, बर्ग है जैसे लग रहा है अरगर बर्गर है कि खाया जाएगा। मारबर्ग वायरस का संबंध चमगादड़ से है, क्योंकि चमगादड़ ही इसका वाहक है, इधर से उधर फैला रहा है। और ये जिस देश में ये सबसे पहले केस अभी मिला है वो है तंजानिया में। तंजानिया में 8 लोग, इसमें तो 5 लिखा है लेकिन ये डेटा गलत है। 8-9 लोगों की मौत हो गई, और भी हो सकता है कि चीज़ें डेटा बढ़ गया हो। और तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा। और तंजानिया एक अफ्रीकन कंट्री है, बहुत मतलब कम डेवलप्ड है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है। और ये तंजानिया की क्या, प्रश्न ये भी जानो, वायरस का आविष्कार किसने किया था, या वायरस की खोज किसने की? आविष्कार तो है नहीं, वायरस की खोज किसने की? तो वायरस की खोज किसने की थी आपको पता है? उनका नाम है इवानोवस्की। क्या नाम है? इवानोवस्की। ये थोड़ा सा जानो। वायरस से होने वाले बहुत से रोग हैं, तुम्हें पता होना चाहिए, जैसे डेंगू। डेंगू भी वायरस से होता है। जैसे और बताओ, फटाफट बताओ, सारे के सारे लोग कमेंट करेंगे कि वायरस से होने वाले, जैसे एचआईवी। एचआईवी भी वायरस से होता है। जैसे हेपेटाइटिस, जिसको लोग ज्वाइंटिस बोलते हैं, ये भी वायरस से ही होता है। क्लियर है ना? तो वायरस से होने वाले सभी रोगों की लिस्ट को सारे के सारे लोग कमेंट जरूर करेंगे। क्लियर है सारी की सारी चीजें? नेक्स्ट डेटा आओ, क्या है? नेक्स्ट है कोंकण। ये मैं तुम्हें बता भी चुका हूँ, पहले भी बताया हूँ, नहीं बताया तो याद कर लेना, जान जाओ। कोंकण एक हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, ये हम लोग करते हैं, इंडिया करती है यूके के साथ। किसके साथ? यूके के साथ। तो ये हुआ है, बस और कुछ भी इसमें नहीं जानना है। अरब सागर अगर में हुआ है, सब फर्जी बकवास डेटा है, जो बताऊं वही देखो। कोंकण एक्सरसाइज किसके साथ हुआ? इंडिया और यूके करता है। और रोज जो कुछ ना कुछ एक्सरसाइज आता है, मैं रोज आपको धीरे 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 सारी चीजें रटवा दूंगा। नेक्स्ट क्या है? माहिम किला। भैया एक माहिम फोर्ट है, ध्यान से सुनना। एक माहिम फोर्ट है, और ये जो माहिम फोर्ट की जो लोकेशन है वो है महाराष्ट्र में। इसको बनाया था राजा बिंबदेव ने। मेरी बात ध्यान से सुनना, राजा बिंबदेव को एक्चुअली महाराष्ट्र का पहला सुल्तान, पहला किंग माना जाता है। हु इज द फर्स्ट किंग ऑफ महाराष्ट्र या मुंबई? हु इज द फर्स्ट किंग ऑफ मुंबई, ये माना जाता है वो राजा बिंबदेव को माना जाता है। और राजा बिंबदेव के द्वारा है माहिम फोर्ट की क्या की गई थी? स्थापना। 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में इसको बनवाया गया था। पहला डेटा तो आप ये जानो।
और राजा बिम्बदेव को फर्स्ट किंग ऑफ बॉम्बे माना जाता है राजा बिम्बदेव को। और एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बॉम्बे की स्थापना किस अंग्रेज के द्वारा हुई है? तो आपको पता होना चाहिए, बॉम्बे की स्थापना हुई है गेराल्ड, मैं आपको बता दे रहा हूं, बॉम्बे की स्थापना हुई है गेराल्ड ओंगियर के द्वारा। किसके द्वारा? गेराल्ड ओंगियर के द्वारा। एग्जाम में इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं, बॉम्बे की स्थापना गेराल्ड ओंगियर। एक और बता दे रहा हूं, याद आ रहा है, कलकत्ता, कलकत्ता की स्थापना किसके द्वारा हुई है? तो कलकत्ता की स्थापना हुई है जॉब चॉर्नॉक के द्वारा। क्या नाम है? जॉब चॉर्नॉक के द्वारा कलकत्ता की स्थापना हुई है। मद्रास, मद्रास की स्थापना, जिसको अब आज के हम लोग रीजन तमिलनाडु से कह सकते हैं, मद्रास की स्थापना हुई है फ्रांसिस डे के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रांसिस डे के द्वारा। फ्रांसिस डे के द्वारा हुई है किसकी? मद्रास की स्थापना। और ऐसे सारे के सारे डेटे, जैसे दिल्ली, दिल्ली की स्थापना किसके हुई? दिल्ली की स्थापना एक अनंगपाल शासक हैं उनके द्वारा हुई थी। चंडीगढ़, चंडीगढ़ की स्थापना ली कार्बूसियर के द्वारा हुई है। आगरा, आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा हुई है। और बता दूं तुम्हें कौन से, और भी ऐसे होंगे, मतलब आप देख लेना सारे के सारे जो भी डेटा याद आ रही है। ये इंपॉर्टेंट है कि महाराष्ट्र की गेराल्ड ओंगियर, कलकत्ता जॉब चॉर्नॉक और मद्रास की फ्रांसिस डे। क्लियर है ना? नेक्स्ट डेटा पे चलते हैं। गज उत्सव, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक हमारा हमने प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया था। हमने जो प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया था, ध्यान से सुनना, हमने जो प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया है, ये हमने स्टार्ट किया है 1992 में, 1992 में। और 1992 में हमने जो प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया, और कहानी ये थी कि हाथी की जाए सुरक्षा, और उसी संदर्भ में गज उत्सव मनाया गया। तो एग्जाम में प्रश्न ये आ सकता है कि सबसे पहली बात, गज यानी कि हाथी संस्कृत वर्ड है, हाथी सबसे अधिक किस स्टेट में पाया ही जाता है? तो हाथी तुम्हें पता है सबसे अधिक पाया जाता है कर्नाटक के स्टेट में। और एक हाथी से और हमारे एग्जाम में स्टैटिक जीके का प्रश्न आता है कि सफेद हाथी किस देश में पाया जाता है, क्योंकि ये यूनिक है। सफेद हाथी पूरे विश्व में एक ही जगह पाया जा रहा है, और उस देश का नाम तुम्हें पता होना चाहिए थाईलैंड, और थाईलैंड की कैपिटल भी तुम्हें पता होना चाहिए, क्या? बैंकॉक। क्लियर है सारी की सारी चीजें? और हाथी के बारे में तुम्हें जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हाथी 2010 में हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु भी घोषित किया गया है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु भी घोषित कर दिया गया है। विरासत मतलब भैया कि इसकी सुरक्षा करना अब हमारा और आपका क्या रहेगा? कर्तव्य रहेगा। हालांकि मुझे लगता है ना, हाथी से ज्यादा अच्छा मजा आता है गज यानी संस्कृत का वर्ड बोलने में। मुझे लगता है कि हम लोग ना अपनी कल्चर से जितनी दूर गए ना, ये हमारे साथ सबसे बड़ी गलती की है। अगर संस्कृत हम लोग यूज करते, जैसे अगर आप चाइना की कल्चर देखोगे तो वहां पे भी गूगल होगा, लेकिन वहां का गूगल मैं सुना हूं, जैसे आप लोग बहुत कहानी सुनते होंगे, वहां का गूगल सब लोग कहते हैं कि वहां की जो भाषा है मंदारिन, उसमें ही चलता है। तो हमारी मेन भाषा हिंदी थोड़ी थी, हिंदी तो अभी 500-600 साल पहले ही आई है, टूटी फूटी हिंदी। अब ये जो हिंदी हम लोग बोलते हैं वो तो एकदम अशुद्ध रूप में हम लोग बोलते हैं। जैसे अगर आप हमारे यहाँ पानी तो पानी है, अगर आप इधर हरियाणा की तरफ बढ़ेंगे तो पौड़ी बोलते हैं, भाई पौड़ी पिला दे, पौड़ी पिला दे। तो ये मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा सा अजीब है मेरे लिए, क्योंकि मैं जीवन भर पानी सुना तो फिर पौड़ी सुनता हूँ तो फिर थोड़ा सा अजीब लगता है। तो ये तो मतलब हर जगह पे भाषा ही बदल रही है। हमें मतलब हमारे सरकार को ये पहल करनी चाहिए कि सबको संस्कृत जरूर सिखवानी चाहिए, क्योंकि संस्कृत में ना एक फील आता है। मतलब मैं तो आपको बता दूं, मैं तो सरस्वती विद्या मंदिर का प्रोडक्ट हूँ, आरएसएस के विद्यालय से पढ़ा हूँ। अब ऐसा मत समझना कि मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। और वहां पे ना ये कल्चर थी कि संस्कृत वगैरह मतलब सिखाई जाती थी। मतलब एक दो मंत्र अभी भी दिमाग में हिट करते हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अविष्यते ओम शांति शांति शांति। तो मतलब एक फील आता है बोलने में, थोड़ा सा अच्छा लगता है। क्लियर है ना? तो 2000 पहले अपने चलो मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में चला। सबसे अधिक एलिफेंट हमारे देश में पाया जाता है कर्नाटक में। सफेद हाथी सिर्फ पाया जाता है थाईलैंड में, और थाईलैंड की कैपिटल मैंने तुम्हें अभी बता दे रहा हूँ, लिखा नहीं था। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। और हमारा जो पशु है हाथी, उसको 2010 में राष्ट्रीय विरासत पशु भी कर दिया गया घोषित। क्लियर है सारी चीजें? नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा राज्यसभा के सांसदों की अयोग्यता से संबंधित है? ये आर्टिकल 112 तुम्हें पता है, राहुल गांधी का चल रहा है बहुत भयंकर वाला मुद्दा। आर्टिकल 102 सांसदों की अयोग्यता के बारे में बताता है। एक तो राहुल गांधी मानहानि के केस में गए, यानी अगर किसी भी सांसद को 2 साल से अधिक की सजा हो जाती है तो वो 6 साल के लिए अयोग्य हो जाता है, पहला डेटा। और अगर कोई सांसद किसी भी हाउस में लगातार 60 दिनों से ज्यादा की छुट्टी करता है
तो भी उसकी सांसदी जा सकती है। एक डेटा और जानिए, कोई भी सांसद अगर किसी भी हाउस में 60 दिन से ज्यादा क्या गोला मार रहा है तो भी उसको सांसदी के पद से हटाया जा सकता है। क्लियर है सारी की सारी चीजें। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ये डेटा मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आ जाओ फटाफट। वैकोम बहुत इंपॉर्टेंट भैया, एक वैकोम सत्याग्रह हुआ है, इसको हम लोग वाइकॉम सत्याग्रह भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वाइकॉम सत्याग्रह। आपको पता है ये वाइकॉम सत्याग्रह ये जो हुआ है, ये हुआ है 1924 में। कब हुआ है? 1924 में। और अगर 1924 से और आज का समय देखोगे लगभग 100 साल पूरा हो गया। क्लियर है ना? वाइकॉम एक जगह है और ये जगह पड़ता है केरल में। कहां पे पड़ता है? केरल में। और उस समय केरल के जिस राज्य क्षेत्र में आता था वो जगह थी त्रावणकोर। कौन सी जगह थी? त्रावणकोर। क्लियर है सारी की सारी चीजें। त्रावणकोर में हुआ क्या था कि वैकोम सत्याग्रह में ये अछूत लोगों का और सवर्णों के खिलाफ सत्याग्रह था। होता क्या था कि एक मंदिर था वहां पे, उस मंदिर त्रावणकोर टेम्पल ही था, त्रावणकोर टेम्पल का भी नाम था। उस मंदिर में सबसे पहली बात अछूतों का प्रवेश वर्जित था। ठीक है। और जो रोड उस मंदिर को कनेक्ट कर रही थी उस रोड पे भी चलना उनके लिए वर्जित था। मतलब आप खुद सोचो कि एक मंदिर है और मंदिर के सामने रोड है, उस रोड पे भी अछूत या जो शेड्यूल कास्ट है या फिर जो निचली जाति है वो जा नहीं सकते। तो उनके खिलाफ ये वाइकोम सत्याग्रह 1924 में हुआ था। सत्याग्रह था बहुत, मतलब नॉन वायलेंस था, अहिंसा वाला था नहीं। क्लियर है सारी की सारी चीजें। तो वाइकोम सत्याग्रह 1924 में केरल में हुआ और इसमें आपको पता होना चाहिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या कहते हैं भाग भी लिया। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के दो लीडर जो आपको नाम जानना है, एक का नाम है टी.के. माधवन, एक का नाम है टी.के. माधवन ने इसमें कांग्रेस की तरफ से रिप्रेजेंट किया, और एक का नाम है कलप्पन। क्या नाम है? एक का नाम है के कलप्पन। के कलप्पन। क्लियर है सारी की सारी चीजें। सारा का सारा डेटा देखना। वैकोम सत्याग्रह में 1924 में हुआ, कांग्रेस की तरफ से टी.के. माधवन और के कलप्पन ने भी क्या किया, इसमें सपोर्ट किया। और आपको एक जान के एक डेटा और खुशी होगी कि इस सत्याग्रह में गांधी जी भी गए थे और गांधी जी भी अछूतों के यानी शेड्यूल कास्ट यानी निचली जाति के साथ थे। क्लियर है सारी की सारी चीजें। तो वैकोम सत्याग्रह का 100 साल हो गया। वैकोम सत्याग्रह का संबंध केरल के त्रावणकोर से है। ये एक नॉन वायलेंस मूवमेंट था, आंदोलन था, जिसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होगी। और ये सवर्णों के खिलाफ अछूतों का क्या था? आंदोलन था। क्लियर है ना सारी की सारी चीजें। देखो यही लिखा होगा। हाँ 1924 से देखो स्टार्ट हुआ था और 1925 तक चला था त्रावणकोर साम्राज्य। यही सब तो सारी चीजें मैंने आपको बताई है और कुछ भी आपको इतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। नेक्स्ट है क्लॉड लोरियस। भैया एक क्लॉड लोरियस है, व्यक्ति हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लॉड लोरियस इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप पूरे के पूरे विश्व के नक्शे को देखोगे तो नीचे की तरफ अंटार्कटिक है और ऊपर की तरफ आर्कटिक है। क्या है? ऊपर आर्कटिक है और नीचे क्या है? अंटार्कटिक। ये सारी की सारी चीजें जानो। थोड़ा सा बात अब हम लोग कर रहे हैं किसकी? थोड़ी सी बात हम लोग करेंगे जियोग्राफी की। नीचे भी बर्फ है, ऊपर भी बर्फ है। नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल, ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल। तुम्हें पता है पूरा का पूरा बर्फ से ढके रहते हैं। ये सारी की सारी चीजें आपको पता है। तो यहाँ पे ना इस एरिया वाले में जो अंटार्कटिक का एरिया है, यहाँ पे बड़ा प्रयोग वगैरह चला करता है। तो एक ये फ्रेंच के क्लॉड लोरियस, ये जो रहने वाले फ्रांस के थे, ये फ्रांस के एक भैया ये वैज्ञानिक थे, ये वहां पे गए थे, कुछ अपना प्रयोग कर रहे होंगे। और इन्होंने ही सबसे पहले, देखो क्यों हम पढ़ रहे हैं ये तो जानो, इनकी मृत्यु होगी, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी। इन्होंने ही सबसे पहले पराबैंगनी किरणों के बारे में, जो यूवी रेज होती है, कि जो यूवी रेज, आपको पता है कि यूवी रेज हमारे एक लेयर है ओजोन छिद्र में क्या कर रही है? गोला कर रही है। ओजोन छिद्र को पूरी की पूरी तरीके से खराब कर रही है। क्लियर है ना? और ओजोन छिद्र आपको पता है किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। क्लियर है ना? सारी की सारी चीजें बताऊंगा, अभी फैक्चुअल डेटा समझ लो कि सबसे पहले पराबैंगनी किरणों या यूवी रेज के बारे में, बहुत आसान भाषा में समझो, यूवी रेज के बारे में सबसे पहले बताने वाले का नाम क्या है? क्लॉड लोरियस। क्लॉड लोरियस रहने वाले फ्रांस के हैं। और यूवी रेज की वजह से लोगों को स्किन कैंसर का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि ये जो यूवी रेज है ना, हमारे समताप मंडल को इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रेटोस्फेयर्स, हमारे समताप मंडल में ओजोन को क्या कर रही है?
खत्म कर रही है। क्लियर है सारी की सारी चीजें? तो ये डेटा जानो, कैसे कर रही खत्म, क्या कर रही खत्म, इतना दिमाग नहीं लगाना। सुन लो, यूवी रेज समताप मंडल के ओजोन को खत्म कर रही है। यूवी रेज के बारे में सबसे पहले क्लॉड लोरियस ने बताया, जो रहने वाले फ्रांस के थे, अब वो मर गए। क्लियर है ना सारा डेटा? जैसे समझाऊं वैसे ही समझो। चलो नेक्स्ट है राजस्थान दिवस। तुम्हें पता है 30 मार्च को हम लोग मनाते हैं क्या, राजस्थान दिवस। एक दो डेटा और जान लो, 12 मार्च को हम लोग मनाते हैं बिहार दिवस, तुम्हें अच्छे से पता होगा। यूपी डे कब मनाते हैं, 24 जनवरी को। फिलहाल 3 लोगों के बारे में डेटा जानो। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट आओ, अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बकवास है डेटा। चलो फटाफट आ जाओ, आज का करंट हुआ खत्म। आप कमेंट करके जरूर बताना कि लाइव आना बेहतर रहेगा या रिकॉर्डेड वर्जन ही चले। जो आपकी बात होगी वो मानी जाएगी, सिंपल सी बात है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।